जीएसटी रजिस्ट्रेशन सुनते ही दिमाग में कितने सारे सवाल आने लगते हैं, है ना? छोटे बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स या ऑनलाइन सेलर्स, सबके दिमाग में अक्सर यही कश्मकश रहती है कि रजिस्ट्रेशन करवाएं या नहीं। बिना जरूरत करवा लिया तो हर महीने रिटर्न फाइलिंग का झंझट, और अगर नहीं करवाया तो लीगल नोटिसेस और भारी पेनल्टी पड़ने का डर। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में सोर्स मटेरियल के बेसिस पर इन जीएसटी रूल्स को बिल्कुल आसान भाषा में डीमिस्टिफाई करते हैं, ताकि ये बैलेंस बनाना एकदम इजी हो जाए। ओके, तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। नंबर 1, बेसिक्स ऑफ जीएसटी। नंबर 2, टर्नओवर लिमिट्स और कैलकुलेशन। तीसरा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्शंस। चौथा, कॉम्पोजिशन स्कीम। और आखिर में पेनाल्टीज और सेफ जोन्स। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नंबर 1, बेसिक्स ऑफ जीएसटी, अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन। रजिस्ट्रेशन लिमिट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में उलझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये टैक्स फ्रेमवर्क एक्चुअली काम कैसे करता है। तो देखिए, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली एक ओवरआर्चिंग टैक्स फ्रेमवर्क है जो सरकार तब लगाती है जब भी कोई बिजनेस गुड्स बेचता है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब चाहे एक फिजिकल कपड़े की दुकान हो, फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, ये एक यूनिफाइड टैक्स इन सभी एक्टिविटीज पर परफेक्टली लागू होता है। यहां तक कि कोचिंग क्लासेस और कंसल्टेंसीज भी इसके दायरे में आती हैं। इट्स लाइक वन सिंगल अम्ब्रेला टैक्स। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, टर्नओवर लिमिट्स एंड कैलकुलेशन, द रूल। यहां हम उन एग्जैक्ट नंबर्स की बात करेंगे जो लीगली किसी भी बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी यानी जरूरी बना देते हैं। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग लीगल कॉन्ट्रास्ट देखिए। नॉर्मल स्टेट्स में गुड्स बेचने वालों और सर्विस देने वालों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसे एक फिजिकल दुकान के लिए स्टैंडर्ड लिमिट है पूरे 40 लाख रुपए, लेकिन अगर बात किसी सर्विस प्रोवाइडर या फ्रीलांसर की हो तो ये लिमिट सीधे आधी हो जाती है, यानी सिर्फ 20 लाख रुपए। जैसे ही टोटल सेल्स इस आंकड़े को छूती है, रजिस्ट्रेशन करवाना लीगली कंपल्सरी हो जाता है। लेकिन वेट, एक ट्विस्ट है। ये रूल्स पूरे देश में एक जैसे अप्लाई नहीं होते। अगर बिजनेस कुछ स्पेसिफिक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा है तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स बिल्कुल आधी रह जाती हैं। यहां गुड्स के लिए लिमिट 40 से घटकर सिर्फ 20 लाख हो जाती है और सर्विसेज के लिए मात्र 10 लाख रुपए। मतलब इन विशेष राज्यों में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन काफी जल्दी ट्रिगर हो जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, टैक्स अथॉरिटीज इन लिमिट्स को एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करती हैं? ध्यान रखिए, ये बिजनेस के प्रॉफिट पर नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली एग्रीगेट टर्नओवर पर डिसाइड होता है। एग्रीगेट टर्नओवर यानी आपका टोटल सेल्स वॉल्यूम। इसमें टैक्सेबल सेल्स, एग्जेम्प्ट सेल्स, एक्सपोर्ट्स और इंटरस्टेट सप्लाईज सब कुछ जुड़ता है। बस एक चीज छोड़कर, खुद जीएसटी टैक्स का अमाउंट इसमें शामिल नहीं होता। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन देखने लगते हैं, जबकि एक्चुअली हमें पूरी सेल्स वैल्यू देखनी होती है। चलिए अब आते हैं नंबर 3 पर, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्शंस, द कर्व बॉल्स। यहां हम उन स्पेसिफिक सिनेरियोज को देखेंगे जहां ये स्टैंडर्ड टर्नओवर लिमिट्स पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। ये बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सामान बेचा जा रहा है या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो पुराने टर्नओवर रूल्स कंप्लीटली बाईपास हो जाते हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन डे 1 से मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा कई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स वॉलंटरली भी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। क्यों? ताकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम करने का जबरदस्त फायदा मिल सके। मूविंग ऑन टू नंबर 4, द कंपोजिशन स्कीम, द ऑल्टरनेटिव। ये उन छोटे प्लेयर्स के लिए एक स्पेशली डिजाइंड ऑल्टरनेटिव लीगल ऑप्शन है जो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के कॉम्प्लेक्स पेपरवर्क से दूर रहना चाहते हैं। तो ये सिंप्लीफाइड स्कीम बेसिकली उन बिजनेसेस के लिए अवेलेबल हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है। ये सीलिंग इसलिए रखी गई है ताकि अनग्रोइंग बिजनेसेस को थोड़ी राहत मिल सके, जो अभी तक मैसिव एंटरप्राइज लेवल पर नहीं पहुंचे हैं और जिन्हें एक आसान कंप्लायंस स्ट्रक्चर की जरूरत है। और ये स्लाइड इस स्कीम के ट्रेड ऑफ्स को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। एक तरफ तो काफी फायदे हैं, जैसे कंप्लायंस बहुत कम है, रिटर्न फाइलिंग इजी है और पेपर वर्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन इस हल्के एडमिनिस्ट्रेटिव लोड की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसके नुकसान ये हैं कि इसमें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता, और सबसे बड़ी बात, इस स्कीम के तहत एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सप्लाई करने की परमिशन नहीं होती।
एंड फाइनली नंबर 5, पेनल्टीज एंड सेफ जोन्स, द स्टेक्स। अब सबसे हाई स्टेक्स सवाल पर आते हैं। अगर इन टैक्स रूल्स को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आखिर क्या होगा और एक्चुअली कौन से बिजनेसेस इन सब से जेन्युइनली सेफ है? 10,000 रुपए, जी हाँ, 10,000 रुपीज। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होने के बावजूद नहीं करवाया गया तो ये बेसलाइन मिनिमम पेनल्टी तुरंत लगाई जा सकती है। और सच बताएं, इस पेनल्टी के ऊपर आगे चलकर हैवी इंटरेस्ट लग सकता है और फॉर्मल लीगल नोटिसेस भी आ सकते हैं। तो बेसिकली लापरवाही का रिस्क सच में बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ क्लियर सेफ जोन्स भी मौजूद हैं। ऐसे लोकल स्मॉल बिजनेसेस जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही राज्य में बिजनेस करते हैं, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर कॉन्स्टेंटली लिमिट्स के नीचे रहता है और जिनके पास कोई B2B क्लाइंट्स नहीं हैं, उन्हें जीएसटी कंप्लायंस की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये बिजनेसेस लीगली बिना किसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पूरी तरह सुरक्षित रूप से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के इन कॉम्प्लेक्स लीगल रूल्स का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेटर। अब एक आखिरी सवाल छोड़कर जाते हैं। अगला विश्लेषण किस टैक्स टॉपिक पर होना चाहिए? क्या रिटर्न फाइलिंग के पूरे चक्रव्यूह को डिकोड किया जाए, फ्रीलांसर्स जीएसटी को और डिटेल में समझा जाए, या फिर स्टार्टअप टैक्स और ऑनलाइन बिजनेस रूल्स पर रोशनी डाली जाए? इनमें से जिस विषय पर सबसे ज्यादा क्लैरिटी चाहिए उस पर जरूर विचार कीजिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक और कॉन्सेप्ट को डीमिस्टिफाई करने के लिए।